आप देख रहे हैं गया गाइडेंस प्रोग्राम फेज 2 और मैं उपस्थित हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम रंजन रंगलाल इंटर विद्यालय सिरघाटी से। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 11वीं के भारत के भौतिक पर्यावरण पुस्तक के भाग 6 अर्थात छठा अध्याय लेकर आया हूं। उस अध्याय का नाम है मृदा। बच्चों, आप जानते होंगे कि हम इस विशाल पृथ्वी पर रहते हैं और यहाँ पर इसका जो बाहरी धरातल है असमतल है, विषम है। पृथ्वी के बाहरी परत में, जिन्हें हम भूपर्पटी के नाम से जानते हैं, इस पर विभिन्न प्रकार के जीवों का निवास स्थान है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आज इसी महत्वपूर्ण अंग के बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मिट्टी इस धरातल पर पाया जाने वाला एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है। चाहे छोटा सा जीव चींटी हो या इस धरती का सबसे विशाल प्राणी, सबको भोजन की आवश्यकता होती है और मनुष्य या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भोजन के आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसी मिट्टी पर निर्भर करते हैं। तो हमें इस बात की जानकारी रखने की आवश्यकता है कि मिट्टी के जो गुण हैं वो किस प्रकार के हैं, मिट्टी किसे कहते हैं, और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन हम आज के चैप्टर में करेंगे। आज जो हम पढ़ेंगे उसको मैंने कई बिंदुओं में बांट करके प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप जो चित्र देख रहे हैं मिट्टी के बारे में यहाँ पर दिखलाया गया है विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से। तो यहाँ पर मिट्टी जो अनमोल है उसको हम इस रूप में दिखला रहे हैं। ये विभिन्न प्रकार के जो जीवनदायी पेड़ पौधे हैं, आहार के जो स्रोत हैं, उनके उपजाने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। प्यारे बच्चों, आज के चैप्टर को हमने मुख्य रूप से बांटा है विभिन्न बिंदुओं को। इसे आप इस बोर्ड पर देख पा रहे होंगे। सबसे जो पहला होगा पाठ्य बिंदु आज का, वह होगा मृदा की परिभाषा। मृदा, जिसे हम मिट्टी भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे सॉइल कहते हैं। तो इसे विभिन्न भागों में बांट करके पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहला जो अध्ययन बिंदु होगा वह होगा मृदा की परिभाषा। उसके बाद हम जानेंगे मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में। चूंकि इस मिट्टी का निर्माण एक लंबे प्रक्रिया का परिणाम होता है, तो इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में भी आज के कक्षा में अध्ययन करेंगे। तीसरा पाठ्य बिंदु होगा मृदा का वर्गीकरण। विभिन्न आधार पर, रंग के आधार पर, मिट्टी निर्माण के कणों के आधार पर, मिट्टी के बनने की प्रक्रिया और उसके निर्माण क्रम काल के आधार पर इसे विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस क्रम में देखेंगे जलोढ़ मृदा को, जलोढ़ मिट्टी, जिसे एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। दूसरा जो है मृदा को बांटा है हमने काली मिट्टी के रूप में। तीसरा जो है लाल और पीली मिट्टी के रूप में। चौथा लैटेराइट मिट्टी, शुष्क मृदा, लवण मृदा और पीठमय मृदा। यह मृदा का वर्गीकरण हुआ। इसके बाद में हम जानेंगे मृदा अवकर्षण के बारे में। मृदा अवकर्षण के बाद में इस चैप्टर को हमने बांटा है मृदा अपरदन के रूप में। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, कितने रूप हैं मृदा अपरदन के, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अंत में मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। क्यों जरूरी है इस मृदा को बचाकर रखना, मिट्टी को संरक्षित करना क्यों जरूरी है, सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम के अंत में आज हम लोग देखेंगे इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को। तो इस क्रम में सबसे पहले आज हम यहाँ पर लेकर के आ रहे हैं मिट्टी की परिभाषा। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि यह जो मिट्टी है वह लंबे समय में बनता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी होती है। जैसे कि आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं, मिट्टी के निर्माण के क्रम में कई कारक जो होते हैं उस पर कार्यरत होते हैं और चट्टानों के टूटने फूटने के एक क्रमिक प्रक्रिया के फलस्वरूप मिट्टी का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कई बार मिट्टी के खुदाई के क्रम में कि यदि ऊपर से नीचे की ओर हम जब मिट्टी को खोदते हैं तो कई स्तरों में यह विभिन्न रंगों में बटा होता है।
मिट्टी निर्माण का जो क्रम है विभिन्न कणों के रूप में आप देखते होंगे। सबसे ऊपरी भाग जो अधिक छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, फिर उसका आंतरिक भाग थोड़ा अधिक बड़ा कण होता है, सबसे नीचे और बड़ा कण होता है, और सबसे नीचे में जो मिट्टी निर्माण के जो मूल चट्टानें होती हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि इस मिट्टी के बिना क्या एक घास का तिनका भी उग सकता है? जवाब होगा नहीं। किसी भी कीमत पर हम मिट्टी के बिना फसलों की खेती नहीं कर सकते हैं। फसलों पर जीवित रहने वाले प्राणियों का विनाश निश्चित होगा। तो इस मिट्टी के बारे में हम जानते हैं। जो हमारा भोजन होता है दो रूपों में होता है, या तो वह भोजन सामिष होगा या फिर निरामिष होगा। सामिष और निरामिष कहने का मतलब हुआ या तो वह शाकाहारी भोजन होगा या फिर मांसाहारी। शाकाहारी भोजन जो होता है वह विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों से ही प्राप्त होता है, और यदि हम मांसाहारी की बात करें तो जिन पौधों से जिन पौधों को खा करके ये पशु पक्षी जीवित रहते हैं वो इसी मिट्टी से उगते हैं। तो हम प्रत्यक्ष रूप से हम कह सकते हैं कि मिट्टी अत्यंत ही महत्वपूर्ण कारक है, वह मनुष्य के जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस क्रम में हम देखेंगे कि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मिट्टी पर निर्भर होते हैं। क्योंकि मिट्टी बहुत लंबे समय में एक लंबा प्रोसेस होता है मिट्टी निर्माण का, और उस प्रोसेस के बाद में उस मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा के परिभाषा हम इस रूप में देखेंगे कि मृदा शैल यानी मूल चट्टानों के टूटने और जैव सामग्री का मिश्रण यानी विभिन्न प्रकार के पशुओं और पौधों से प्राप्त अवशेष सड़कर गलकर इस मिट्टी में मिलते हैं, और तब यह उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता है। कई स्थानों पर हम यह देखते हैं कि तापमान का प्रभाव पड़ता है मिट्टी निर्माण के ऊपर में। जो हमारे और भी भौतिक कारक होते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव मिट्टी निर्माण पर देखा जाता है। विभिन्न घटक जो होते हैं मृदा के, जिसमें खनिज कण, ह्यूमस, जल और वायु होते हैं, यह वास्तविक रूप से प्रत्येक जो प्रकार की जो मिट्टी होती है उनके निर्माण में ये सहायक होते हैं। अलग अलग प्रकार के जो मिट्टी पाए जाते हैं इस धरातल पर, जल ग्रहण करने की क्षमता, जल को रोक करके रखने की क्षमता भी उनमें अलग अलग होती है। उनका गठन अलग अलग होता है, उनके कणों का आकार भी भिन्न भिन्न पाया जाता है। इस आधार पर हम मिट्टी को कई भागों में बांटते हैं। प्यारे बच्चों, यह हम लोग देखेंगे कि मिट्टी का निर्माण किन किन स्तरों के रूप में होता है और उसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, इसके पहले मैं आप लोगों का ध्यान व्हाइट बोर्ड की ओर ले चलना चाहूँगा। तो आप आइए इस व्हाइट बोर्ड की ओर देखिए। सबसे पहले मैं धरातल के ये धरातल बना रहा हूँ, और इसके ऊपर में मान लीजिए कि यह कोई पेड़ है, इसका पेड़ और ये जड़ उसका विकसित हुआ है। ये विभिन्न रूपों में प्राथमिक जड़ के रूप में भी हो सकता है, द्वितीयक जड़ भी हो सकता है, तृतीयक जड़ भी हो सकता है, चतुर्थक, मतलब इस प्रकार से ये जड़ है। अब हम निर्माण के क्रम में यदि देखते हैं तो सबसे ऊपरी भाग में इस मिट्टी के सूक्ष्म कण होते हैं जो बहुत महीन कणों से बने होते हैं। इसे हम अस्तर संस्तर ए के नाम से जानते हैं, जिसे संस्तर ए, इसमें महीन कण हैं। इसके बाद में हम देखते हैं थोड़ा बड़े बड़े कण होते हैं मिट्टी के कण। मृदा निर्माण के जो घटक होते हैं उनके थोड़े बड़े कण नीचे में पाए जाते हैं। इसे हम संस्तर बी के नाम से जानते हैं। संस्तर बी। संस्तर सी में इससे अधिक जो बड़े कण पाए जाते हैं, थोड़ा कणों का आकार और बढ़ता जाता है। ये संस्तर सी भाला भाग कहलाता है। संस्तर सी यानी तीसरा परत है, और सबसे नीचे में जो होता है इसका मूल चट्टानों के विखंडित जो चट्टानें होती हैं वो अपने मूल अवस्था में पाई जाती हैं। इनको हम संस्तर डी के नाम से जानते हैं, अर्थात यह मिट्टी का चौथा स्तर हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़ा बनाने में जड़ों को हमने
दिखलाया है। संस्तर ए तक ही ये जो मिट्टी के कण होते हैं, जड़ों का जो पहुंचना होता है स्तर ए तक ही होता है। बी जो होता है उसमें मूल कण थोड़े बड़े आकार में होते हैं, सी में थोड़ा और बड़ा आकार में यह हो जाता है, जबकि डी में जो होता है वह परत निर्माण के मिट्टी के बनने की वह प्रथम प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसे 4 भागों में बांटा गया। अब आप जरा सा इस स्क्रीन के ऊपर अपना ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर वो किस प्रकार से है। स्तर ए जो है वह ऊपरी परत है, इसे हम टॉप सॉइल के नाम से भी जानते हैं। टॉप अर्थात इस पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग टॉप सॉइल के रूप में पाया जाता है। उसके बाद में स्तर बी है, जिसे हम अब मृदा के रूप में भी जानते हैं। यह मृदा का दूसरा परत है। तीसरा परत जिसे आप संस्तर सी कहते हैं वह आंशिक रूप से अवक्रमित होता है, अर्थात चट्टानें इसमें तो टूटी फूटी हुई होती हैं, लेकिन वह पूर्ण रूप से महीन कणों के रूप में नहीं पाई जाती हैं। यहाँ पर आप कुछ बड़े बड़े कणों को भी आप देख पा रहे होंगे। और सबसे अंत में आप देखते हैं संस्तर डी, जिसे आप अपरिवर्तित मूल चट्टानों के रूप में आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये चट्टानों के खंड बड़े बड़े होते हैं और यह पूरा जो चित्र है वह जो है मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। अब इसके बाद में हम आगे आपको बताना चाहेंगे इसके क्रम में कि इसे कितने वर्गों में बांटा गया है। क्योंकि मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जब आप जान गए हैं तो आपको यह भी जानना अति आवश्यक है कि इनको कितने वर्गों में बांटा गया है, वर्गीकरण का क्या आधार है। और हम इसको देखेंगे अगले स्लाइड में। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, इसने विभिन्न वर्गों में बांटा गया है। तो प्राचीन अवधारणा के हिसाब से जब हम ज्यादा नहीं जानते थे तो इस मिट्टी को 2 भागों में बांट करके अध्ययन करते थे। एक मिट्टी जो कि उपजाऊ हुआ करता था, जिसे हम उर्वर भूमि के नाम से जानते थे, और दूसरा ऊसर भूमि। उर्वर अर्थात उपजाऊ, वैसी भूमि वैसी मृदा जिसमें उपज देने की क्षमता अधिक होती थी, उसे हम उर्वर भूमि कहते थे। जबकि ऊसर भूमि के अंतर्गत में वैसा मृदा को शामिल किया गया था जो बंजर होता था, जिसमें उपज देने की शक्ति थोड़ी कम होती थी या ना के बराबर होती थी। बंजर भूमि के रूप में इसे हम जानते थे। बाद में जब हम अध्ययन करते हैं अगले रूप में तो हम पाते हैं कि इसमें मिट्टी के कणों के आधार पर भी कई भागों में बांटा गया है। मुख्यतः कण के आधार पर जब हम मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं तब इसे 3 रूपों में हम पाते हैं। सबसे पहले चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में जो उसके कण होते हैं, घटक कण होते हैं, वो थोड़ा महीन होते हैं, चिकनी अवस्था में होती हैं। चिकनी मिट्टी के बाद में हम दोमट मिट्टी को देखते हैं और अंत में वो था बलुई मिट्टी। तो मिट्टी के कणों के आधार पर इसे हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा है? चिकनी मिट्टी, बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। रंग के आधार पर भी मिट्टी को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। रंग के आधार पर जब हम इन मिट्टी का वर्गीकरण करते हैं तब हम पाते हैं कि इन मिट्टी में कुछ मिट्टी का रंग काला है तो उसे हम काली मिट्टी का नाम दिया। कुछ मिट्टी का रंग पीला या लाल है तो उसे हम लैटेराइट लाल मिट्टी का नाम दिया। ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है तो उसे पीट मिट्टी। तो इस प्रकार से हम इसको अलग अलग वर्गों में बांट करके अध्ययन करते हैं। जैसा कि स्लाइड में भी दिखाया गया है कि रंग के आधार पर भी इसे लाल, पीली और काली मिट्टी में बांटा गया है। प्राचीन काल में मृदा को 2 भागों में बांटा गया, उर्वर मिट्टी और ऊसर मिट्टी, जिसके बारे में मैंने चर्चा किया है। अब हम देखेंगे इन मिट्टी को और भी कई भागों में बांटा गया। जब हमारे देश में आजादी मिली, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में, तो 1956 में मृदा सर्वेक्षण विभाग ने दामोदर घाटी के कुछ क्षेत्रों के मिट्टी का अध्ययन किया और उसके आधार पर अपना जो प्रस्तुत किया। तत्पश्चात भारतीय मृदा अनुसंधान परिषद, जिसे हम कहते हैं ICAR, मृदा अनुसंधान परिषद, कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत ही काम किया गया। इसे शॉर्ट फॉर्म में इसका हो गया ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो कि USDA, यूनाइटेड स्टेट सॉइल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ही उसके तत्वाधान में मिट्टी का सर्वेक्षण किया गया। तो ये देखा गया कि भूमि उपयोग के रूप में इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनात्मक अध्ययन करके प्रस्तुत किया गया। उसमें मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहला
जो था वह था इंसेप्टिसोल्स, जो कि लगभग 40% क्षेत्र पर फैला हुआ है। दूसरा जो हुआ एंटीसोल्स, जो कि 28% भाग पर फैला हुआ है। एल्फिसोल्स 13.55, वर्टिसोल्स 8.52, एरिडोसोल्स 4.28%, आल्टीसोल्स 2.51% भूभाग पर, मॉलिसोल्स 0.40% और अन्य प्रकार की मिट्टियां 2.92% भाग पर फैली हुई थी। इस प्रकार से कुल प्रतिशत 100 यह भारतीय मृदा और राष्ट्रीय भू सर्वेक्षण और भू उपयोग ब्यूरो के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उस रिपोर्ट के अनुसार इसे 10 भागों में बांटा गया। अब हम देखेंगे भारतीय परिप्रेक्ष्य में कि उत्पत्ति, रंग और संयोजन, यानी मिट्टी के जो कण होते हैं उसके संयोजन के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर इस मिट्टी को भी 8 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है हमारा वह है जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल, जो कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के जमने से बना है। दूसरा है वह है काली मृदा। तीसरा लाल और पीली मृदा। चौथा लैटेराइट मृदा। पांचवा शुष्क मृदा। उसके बाद लवण मृदा, पीटमय मृदा और वन मृदाएं। अब हम एक एक करके प्रत्येक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, बताएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे इस व्हाइट बोर्ड पे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जलोढ़ मृदा के बारे में कि जलोढ़ मृदा कहते किसको हैं, तो नदियों के द्वारा या जल के द्वारा लाकर बहाकर जमा किए गए जो मिट्टी होते हैं उसे हम जलोढ़ मिट्टी के रूप में जानते हैं। यह निक्षेपणात्मक अवस्था है, अपर्दन के बाद में निक्षेपण होता है और जलोढ़ का निर्माण इसी मिट्टी के द्वारा हुआ है। देश के कुल 40% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये किस किस क्षेत्रों में पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा राजस्थान, गुजरात और नदी के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, प्रायद्वीपीय भारत के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें पोटास की अधिकता होती है और कमी होती है फास्फोरस की। चूंकि यह भूमि उपजाऊ होता है, धान की खेती का प्रमुख क्षेत्र के रूप में हम लोग इसे जानते हैं। अब इस मिट्टी को भी हम 2 वर्गों में बांटते हैं, खादर और बांगर। जो खादर प्रकार की जो मिट्टी होती है वह नई जलोढ़ मिट्टी होती है। प्रत्येक वर्ष नदियां अपने साथ बहाकर मिट्टी का परत जमा करती हैं। जो नई मिट्टी होती है उसे जलोढ़ कहते हैं और जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम बांगर कहते हैं। जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया। आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे जलोढ़ मिट्टी को 2 भाग को, जिसमें हमने बताया है खादर और बांगर को। यहाँ पर जो पुरानी मिट्टी है और ये नई जलोढ़ मिट्टी है खादर, पुराना जलोढ़ मिट्टी बांगर है। इनमें मिट्टी के कण भी होते हैं, कुछ बालू के भी कण पाए जाते हैं। रंग इनका जो होता है हल्का धूसर होता है, कहीं कहीं राख के समान भी धूसर होता है। इनका रंग, निक्षेपण की गहराई, जलोढ़ के गठन और निर्माण में लगने वाली समय अवधि पर निर्भर करती है। तो इनका रंग में भी विषमता पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र घाटी में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर बालू की मात्रा बढ़ती जाती है, कंकड़ीला भी कण इसमें पाया जाता है। दूसरा जो है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी दक्कन के पठारी भाग में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दक्कन का पठारी भाग बैसाल्टिक चट्टानों के टूटने फूटने से बना है। इसमें इसका रंग काला होता है। यह भाग गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे और भी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, रेगुड़ के उपनाम से जाना जाता है, या फिर काली कपासी मिट्टी भी इसे कहते हैं। क्योंकि इस भाग में कपास की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, इसलिए इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें इसका जो गुण है, भीगने पर थोड़ा ज्यादा चिपचिपा और सूखने पर दरार युक्त हो जाता है।
जब यह मिट्टी अपनी सूखी अवस्था में होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई जोती हुई भूमि है, वो भुरभुरा टाइप का दिखलाई पड़ता है। और आमतौर पर यह कपास की खेती के लिए ही विख्यात है। शुष्क ऋतु में इन मृदाओं पर की सिकुड़ जाती हैं और दरार युक्त हो जाता है। ऐसा मालूम होता है कि इसमें स्वतः जोताई हुआ है, बिना जोताई किए हुए जोता हुआ भूमि के समान दिखाई पड़ता है। इसमें नमी जब निकल जाती है तब। अब इसमें शुष्क ऋतु में नमी मिलती है और विभिन्न प्रकार के फसलों की खेती भी किया जाता है। रासायनिक दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो इनमें चूना, लौह अयस्क न करके लौह के कारण हम इसको कर सकते हैं। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस जैसे महत्वपूर्ण जो कण हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, अर्थात ना के बराबर होते हैं। इनमें लोहा, चूना और मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम की अधिकता होती है। इसके विपरीत फास्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब इसके बाद में हम लाल और पीली मिट्टी को देखते हैं। लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदानी भाग के दक्षिण में पाई जाती है। इसका रंग लाल होता है। चूंकि इसका रंग लाल जो होता है वह आयरन की अधिकता के वजह से होता है। जब यह मिट्टी सूख जाती है तब वह थोड़ा अधिक लाल होता है, और जब इसमें पानी का प्रवेश होता है तब यह हल्का पीले कलर का हो जाता है। तो आप इसे देख रहे हैं यहाँ पर, यह कितना लाल मिट्टी में हरे भरे फसलों को लहराते हुए आप देख रहे हैं यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी को। इस मृदा का रंग जो यहाँ पर दिखाया गया कि रवेदार और कायांतरित चट्टानों में जो लोहे के कण पाए जाते हैं उसके वजह से इसका रंग लाल हो जाता है। जल से वियोजित होने पर यह थोड़ा पीले रंग का हो जाता है। सामान्यतः यह भूमि उपजाऊ होता है, इसमें फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अब इसके बाद में आप देखेंगे लैटेराइट मिट्टी को। लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति लैटर शब्द से हुई है, और लैटर का अर्थ ही होता है ईंट, ईंट के समान लाल, मतलब लाल, ऐसा लगेगा कि कोई पका हुआ ईंट है वो पूरे लाल है। लैटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निछालन का परिणाम है। निछालन मतलब अपरदन का परिणाम है। और शेष यहाँ पर देखते हैं इसमें चूना और सिलिका तो बह जाते हैं, लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक शेष बच जाते हैं। यहाँ जीवाणु आसानी से पनपते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। तमिलनाडु में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। केरल में जहाँ पर काजू का उत्पादन होता है, आंध्र प्रदेश में लैटेराइट मिट्टी पाया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे शुष्क मृदा के बारे में, जिसे हम ड्राई सॉइल के रूप में भी जानते हैं। शुष्क मृदा प्राय उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर नमी की मात्रा कम होता है, ह्यूमस भी कम पाया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ड्राई सेल को इस तस्वीर में दिखलाया गया है। यह मरुस्थलीय वातावरण को प्रस्तुत कर रहा है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण मिट्टी में नमी नहीं पाया जाता है, जिसके वजह से यह फसलों के उत्पादन के योग्य नहीं रह पाता है। इनमें जल धारण करने की क्षमता भी बहुत ही अल्प होती है या ना के बराबर होती है। प्रकृति के हिसाब से यदि हम देखें तो इसमें बालू के कण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण के कारण इनमें नमी पाया जाता है। नाइट्रोजन अपर्याप्त होता है, फॉस्फेट तो समान मात्रा में प्रस्तुत पाया जाता है। कंकड़ भी इसमें होते हैं जो कि परत के रूप में पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो शुष्क मृदा होते हैं वो हल्के लाल रंग के होते हैं या फिर किशमिशी रंग के पाए जाते हैं। अब इसमें यह देखा जाता है कि यह स्थलाकृति मुख्य रूप से राजस्थान के कुछ भागों में विराजमान होता है। इसमें ह्यूमस और जीवों के अवशेष, जैव अवशेष उसको हम कह सकते हैं, या ह्यूमस की
घोर कमी होती है। तत्पश्चात हम देखते हैं लवण मृदाओं के बारे में। लवण मृदा जो होते हैं उसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। चूंकि यह भूमि अनुपजाऊ है, फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं है, यहाँ पर वनस्पति नहीं उगता है। प्रायः इस प्रकार के लवण मृदा जल ग्रहण क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर पानी में मिट्टी डूबा हुआ रहता है, उसके अंदर घुला हुआ लवण मृदा के ऊपरी परत पर आकर के जमा हो जाता है, जो कि इसे और भी बंजर बना देता है। यहाँ पर फसलों का उत्पादन नहीं हो पाता है। यहाँ इस रंग भी इसका अलग अलग जगह पर अलग होता है। दोमट मिट्टी भी होते हैं, इसमें बलुई मिट्टी भी शामिल होता है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन और चूने की काफी कमी देखी जाती है। भारत में पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा में और पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के जो डेल्टा हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार के लवण मृदा पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उजला उजला भाग जो है वो भूमि के अंदर का नमक का जो कण है, लवण इसके ऊपरी परत पर आकर जमा हो गया है। कच्छ के रण में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं और एक पापड़ी के रूप में समुद्र के ऊपरी सतह पर जम जाते हैं। डेल्टा प्रदेश में समुद्री जल के भर जाने से लवण मृदाओं का विकास हुआ है। इसमें जिप्सम का प्रयोग करके लवणता को कम किया जा सकता है, कृषि योग्य उसको थोड़ा बनाया जा सकता है। अब हम देखते हैं पीटमय मृदा को। चूंकि पीटमय मृदा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पर पेड़ पौधे अधिक होते हैं, वनस्पतियों से प्राप्त जो पत्ते हैं गिरते हैं, सड़ करके ह्यूमस का निर्माण करते हैं, अतः यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% तक पाई जाती है। अनेक स्थानों पर यह क्षारीय भी है। और ये मृदाएं बिहार के उत्तरी भाग में, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग में, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में, उड़ीसा में और तमिलनाडु के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप इस मिट्टी में देख पा रहे होंगे कि पौधे के जो अवशिष्ट पदार्थ हैं इस मिट्टी में मिला हुआ है और इसमें हमने बताया कि लगभग 40% से अधिक जीवों के अवशेष शामिल होते हैं। यह काफी उपजाऊ होता है। इसके बाद में अब हम देखेंगे वन मृदाओं को। वन मृदा प्राय उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पर जंगल है। इसे भी अलग अलग कणों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। वन मृदा के अंतर्गत में हम देखते हैं कि इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में हुआ है। मृदाओं का गठन और संरचना पर्यावरण के साथ साथ बदलते जाता है। ऊपरी ढाल पर घाटियों में यह दोमटी और पांसु होती है, अर्थात चिकनी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। मिट्टी में जो कण होते हैं वो थोड़े महीन होते हैं। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदाओं का अनाच्छादन होता रहता है। इसके वजह से वहां पर अम्लीय और कम ह्यूमस वाली हो जाती हैं। निचली घाटियों में जो वन मृदाएं जो होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा उपजाऊ होती हैं। ऊपर के चर्चा से पता चलता है कि मृदा का गठन, गुण, प्रकृति, फसलों, पौधों और वनस्पति के अंकुरन और वृद्धि के लिए अति महत्वपूर्ण है। विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी हैं अलग अलग प्रकार के भौतिक गठन वाले हैं। उनमें जीवांश की मात्रा भी अलग अलग होती है, जल धारण करने की क्षमता भी अलग अलग होती है। अतः यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिट्टी में अलग अलग प्रकार के फसलों को उगाया जाता है। समय समय पर इस मिट्टी का उपचार करना भी जरूरी है। इसके बिना उस मिट्टी का ह्रास हो जाएगा, उपज देने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और वह बंजर हो जाएगा। अतः अब हम ध्यान देंगे कि इन मिट्टी को कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन उसके पहले मिट्टी का विनाश कैसे होता है इसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले हम देखेंगे मृदा अवकर्षण। अवकर्षण का अर्थ ही होता है गिरावट होना, ह्रास होना, कम जाना, अर्थात मिट्टी का जो वास्तविक स्वरूप है, मिट्टी का जो वास्तविक बनावट है, उपज देने की क्षमता जो है वो जब कम हो जाती है तब हम उसे परिभाषित करते हैं मृदा अवकर्षण के रूप में। मुख्य कारण जो है इसका संसाधनों के क्षय का मुख्य कारण मृदा अवकर्षण ही है, जिसके वजह से मृदा संसाधन का ह्रास हो रहा है। तो समय के साथ बदलते परिवेश में फसलों के उत्पादन को बरकरार रखने के लिए इसे सुरक्षित करने की आवश्यकता है।
दूसरा जो है वह है मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन जिसे हम कहते हैं। धरती पर मिट्टी निर्माण के बाद इस पर अपरदनकारी शक्तियां निरंतर कार्यरत रहती है, जिसके वजह से मिट्टी जो है वो अपरदित होती रहती हैं। अब दो बातें यहाँ पर समझना जरूरी है। एक बात है मिट्टी का निर्माण का प्रक्रिया, दूसरा अपरदन का प्रक्रिया। तो प्यारे बच्चे, आप यह जानते हैं कि मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी है, तो अपरदन की क्रिया भी धीरे धीरे ही होती रहती है। प्रायः मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया और मिट्टी अपरदन की प्रक्रिया दोनों बराबर होती है, जिस वजह से वो एक हद तक बैलेंस दोनों के बीच में संतुलन बना रहता है। लेकिन मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया के तुलना में यदि अपरदन की क्रिया तेजी से हो, मिट्टी का हटना तेजी से हो, तब वह भयानक रूप ले लेता है और मिट्टी जो है वो एक स्थान से बह करके दूसरे स्थान तक चली जाती है और मिट्टी की गुणवत्ता समाप्त हो जाती है। मिट्टी का जो ऊपरी परत है जिसमें हम फसलों का उत्पादन करते हैं, उपजाऊ मिट्टी बह करके अन्यत्र चला जाता है, मिट्टी की गुणवत्ता वहाँ पर समाप्त होने की बात हम देखते हैं। अब यहाँ पर जो कारण होते हैं, यहाँ पर मृदा अपरदन की बात हमने देखा है कि इसके भी कई कारण हैं। प्रायः अपरदन दो तरीकों से होता है, एक है जल के द्वारा, दूसरा है वायु के द्वारा। चूंकि जल के द्वारा जो अपरदन होता है वो काफ़ी प्रभावी होता है, इसलिए जल के द्वारा जो अपरदन होता है वह काफ़ी विनाशक होता है। पवन के द्वारा जो अपरदन होता है थोड़ी कम मात्रा में होती है। तो हम ध्यान देंगे कि जो जल के द्वारा जो अपरदन हो रहा है उसके भी कई रूप हैं। एक जो रूप है वह है परतदार क्षरण, परतदार रूप में अपरदन होता है, जबकि जो दूसरा है वह है अवनालिका क्षरण, हम उसको बोलते हैं। परतदार क्षरण में आप देखते होंगे कि वह भूमि जो है जहाँ पर ढाल थोड़ा कम है, समतल सा है, समतल सा कहने का मतलब कि लगभग समतल है या ढाल प्रवणता कम है, थोड़ा कम ढाल वाला है, उस स्थान पर आप एक मिट्टी को देखते होंगे कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा कट करके बहते जा रहा है। हालांकि यह सबसे विनाशक रूप है। इसमें जो टॉप सॉइल जो होता है, फसलों के उत्पादन के योग्य भूमि को वो एक स्थान से बहा करके निचले स्थान तक ले जाती है। इस प्रकार से वो काफ़ी नुकसानदेह होता है। अवनालिका क्षरण होता है जहाँ पर ढाल प्रवणता अधिक है, वहाँ पर तेजी से मिट्टी बहती है, नाली नुमा आकृति का निर्माण होता है और मिट्टी तेजी से बह करके अन्यत्र चली जाती है। यह मिट्टी अपरदन की बात आपने सुना। यहाँ पर चित्र के माध्यम से इसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इस चित्र में दो आकृति है। एक जो है अवनालिका क्षरण को दिखाया गया है, विभिन्न प्रकार के ये नालियों के द्वारा अपरदित होकर के मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह रही है। जबकि इस भाग में आप देख पा रहे होंगे कि ऊपरी जो परत है एक एक परत करके ये हट रहा है। तो ये दोनों अपरदन के अलग अलग रूपों को प्रस्तुत किया जा रहा है इसके द्वारा। भारतीय कृषि में हम जब देखते हैं कि अपरदन जो है काफ़ी मिट्टी को बहा करके जो उपजाऊ मिट्टी है उसे समाप्त कर दिया है, तो आने वाले समय में हमें चाहिए कि इस मिट्टी को बचा करके रखें। अब इसके बाद में हम देखेंगे मिट्टी को बचाने के लिए कई प्रकार के प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। मृदा संरक्षण की बात आ रही है। यदि मृदा क्षरण, मृदा अपरदन और मृदा क्षय मानव द्वारा किया जाता है तो स्पष्ट है कि यदि हम इसे बिगाड़ रहे हैं तो बनाने के योग भी हैं और बचा करके रखना हमारे लिए अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि यह हमारे लिए आहार के उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके बिना हम भोजन को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो संरक्षित करने के भी कई अवसर हैं, कई प्रकार हैं, इसे हम रोक सकते हैं। सबसे पहली बात है कि हम पहाड़ी भागों में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेत बना करके कृषि करते हैं। तो वो अपरदन को रोकने का प्रयास वो भी किया गया है। अधिक ढाल वाले भागों में अधिक वृक्षारोपण किया जाए, खुले भागों में अतिचारण, पशुओं को कम से कम वहाँ पर ले जाया जाए, खास करके बरसात के दिनों में पेड़ पौधों को लगाया जाए, मरुस्थलीकरण को रोका जाए, फॉरेस्टेशन को बढ़ाया जाए या अर्थात वन को तेजी से विकसित किया जाए। तो इस प्रकार से हम मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। जिन भागों में ढाल प्रवणता अधिक है अर्थात ढाल अधिक है वहाँ पर हम कृषि ना करें तो बेहतर होगा, ताकि मिट्टी जो असंगठित है बह करके दूसरे स्थान तक ना पहुँचे।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समोच्चरेखी भी खेती किया जा सकता है, मतलब समान ऊंचाई वाले भागों पर मेड़ बना दिया जाए और उसके बाद खेती करें तो मृदा अपरदन को हम रोक सकते हैं। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत में वहां पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों को लगाया जा सकता है, मिश्रित खेती की जा सकती है और क्रॉप कॉम्बिनेशन का उपयोग करके वहां पर मिट्टी को हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। अब नालिका अपरदन को रोकने के लिए वहां पर कई प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं। बांध बनाया जा सकता है, जो गड्ढा वाला भाग है वहां पर छोटे बांधों को बना करके मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है। वहां पर पेड़ पौधों को लगाया जा सकता है, वनस्पति आवरण की वृद्धि की जा सकती है और वहां पर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में देखा मिट्टी के परिभाषा, मिट्टी के प्रकार, मृदा अवकर्षण, मृदा संरक्षण के बारे में। अब हमारे इस चैप्टर के बाद में इस अध्याय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसे प्रश्न और उत्तर के रूप में आपके लिए प्रस्तुत किया गया है। आप इसे देख रहे होंगे यहाँ पर प्रश्न उत्तर के रूप में आदर्श प्रश्न और उसका आदर्श उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। आशा है आप इसे घर पर जब फुर्सत हो तो आसानी से इसे देख पाएंगे। फुर्सत के क्षणों में इस वीडियो का अवलोकन करके आप इसका लाभ उठा पाएंगे और अधिक से अधिक अध्ययन के लिए आपको ये सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध हो सकेगा। इसी आशा के साथ आज का यह अध्याय समाप्त होता है। जय हिंद।